गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर वीडियो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज के लेक्चर वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट जो ब्लॉक डायग्राम्स जो ब्लॉक्स हैं जिनमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी उसका एक पार्ट है, तो उसके बारे में हम जानेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बेसिक ओवरव्यू को मैंने पहले ही बता दिया है। पहले इसका वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब के चैनल पर EL 307 के अंतर्गत अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो काफ़ी ब्रीफली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में उसमें बताया गया है। आज जो हमारा विशेष फोकस रहेगा वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो ब्लॉक्स प्लस जो उसका इंटरनल डायग्राम है, इंटरनल उसका सर्किट है, उसके बारे में होगा। और उसके जो डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे उन के सर्किट्स को भी आज हम आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो जो इसका वोल्टेज गेन होता है वो इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। इनफाइनाइट वोल्टेज गेन जो होता है उसका आइडियल केस में ही इनफाइनाइट कह सकते हैं। प्रैक्टिकली जो गेन होता है वो काफ़ी हाई होता है, जो हम मेगा ओम की रेंज में हम उसको ले सकते हैं। तो गेन जो आपका इनफाइनाइट आ रहा है वो आपके आइडियल केस में आ रहा है। अदरवाइज मेगा ओम की रेंज का आपका गेन होता है। मेगा रेंज यानी 10⁻⁵ लगभग 5 ये गेन होता है। सॉरी, अभी मैंने जो ओम बोला वो जस्ट फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात थी। तो लगभग 5 × 10⁵ ये लगभग प्रैक्टिकल गेन होता है इसका। अब 10⁵ अगर किसी का गेन है तो वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा का माना जाता है। अब वो क्यों होता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो आइडियली इनफाइनाइट होती है, प्रैक्टिकली हम लिख सकते हैं वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो हम उसमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेंज की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ऑपरेट कर सकते हैं उसके थ्रू। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये आइडियली इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है और इसका जो CMRR है वो इनफाइनाइट होता है। आप इन चीज़ों को बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। AV इज डिनोटेड एज वोल्टेज गेन, BW बैंडविड्थ, RI इनपुट रेजिस्टेंस, RO आउटपुट रेजिस्टेंस और CMRR जो होता है वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी बहुत ज़्यादा होता है, आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। तो ये सब तो हमने देख ली इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें कि ब्लॉक डायग्राम देखा जाए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटरनली किन किन सर्किट से मिलके बना हुआ होता है, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें वो एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। ये मैंने पहले बता दिया है आपको, वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो इसके जो 2 टर्मिनल है, एक ये रहा और एक ये रहा। जो पहला ब्लॉक आता है वो आता है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आप इस चीज़ को अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं। एक कॉपी लेके ज़रूर बैठे साथ में जब भी आप क्लास लें, तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें। ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये आपका पहला ब्लॉक है। ये एक्चुअली में कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर का एक 2 स्टेज एम्पलीफायर होता है, जिसको किस तरह से बनाया जाता है वो हम आगे की सर्किट में देखेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके नाम को भी हम थोड़ा सा खुल के देखेंगे क्यों इसका नाम ऐसा है। अगला ब्लॉक जो आता है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये बैलेंस्ड आउटपुट था, ये अनबैलेंस्ड आउटपुट है। ये भी आपका CECC क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आप 204 पढ़ के आए हैं। CE मतलब कॉमन एमिटर, CC मतलब कॉमन कलेक्टर। आप एक कॉमन एमिटर के आगे कॉमन कलेक्टर को जोड़ के सर्किट बनाएंगे, उसको CECC कहते हैं। और कॉमन एमिटर में हम आउटपुट लेते हैं किससे लेते हैं आपको पता होना चाहिए, कलेक्टर साइड से, और कॉमन कलेक्टर में एमिटर साइड से। जितना डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक लेवल शिफ्टर। अभी लेवल शिफ्टर क्या होता है इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और जो लास्ट स्टेज होती है इसकी, उसमें हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। शायद आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये आपका कॉमन एमिटर पुश पुल पावर एम्पलीफायर होता है। तो
कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको जूम करने की, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर, ये हमारा सर्किट है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, आप इसको ज़रूर नोट करें। ये टर्मिनल 1 है, ये आपका टर्मिनल 1 है, और ये टर्मिनल ये 1 सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ये शायद चल नहीं रहा है, ये 1 है। सॉरी, जूम करने से आपका सर्किट जो है वो रिकॉर्डिंग एरिया से बाहर चला गया था, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, और इसीलिए शायद मैं जो पेन चला रहा था वो नहीं दिख रहा था। तो चलिए अभी और इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ये 2 टर्मिनल है, और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो आउटपुट 1 टर्मिनल है, इनपुट 2 टर्मिनल है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम, इस चीज़ को आप कॉपी पे ज़रूर नोट करें। चलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर अब देखते हैं, क्योंकि पहली स्टेज क्या थी हमारी, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये हमारा जो पहला ब्लॉक था। तो कंडीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरह से बनता है, उसके कुछ कंडीशंस हैं, उनको ये आप जब फुलफिल करोगे तभी वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि बोथ द ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। अब ये क्या है T1 T2, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो सर्किट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांजिस्टर T1 है, एक ट्रांजिस्टर T2 है। तो दोनों ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर को एक को हमने V1 वोल्टेज दी है और एक को वोल्टेज दी है V2, ठीक है। और दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल, और आउटपुट लिया है देखो, इसके कलेक्टर और इसके कलेक्टर से एक डिफरेंशियल आउटपुट लिया है, V1 VC1 और VC2। ये आउटपुट जो होगा वो VC1 माइनस VC2 आपको मिलेगा, और दोनों के एमीटर को हमने जोड़ दिया है, और ये एमीटर रेजिस्टेंस है। ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो RE1 और RE2 के पैरेलल कम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है वो है, और ये नेगेटिव वोल्टेज है VE, और ये पॉजिटिव बाइसिंग वोल्टेज है VCC, ठीक है। बात एक्चुअली में ऐसी है कि ये जो V1 V2 है ये दोनों इक्वली होते हैं, तो हम इस वाले जो टर्मिनल को हम यहाँ जोड़ देते हैं और एक ही बैटरी अप्लाई करते हैं। तो ये जो बैटरी है, देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो है ये इसके इस टर्मिनल पर, तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है उसका टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और इनपुट का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे आता है। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है नेगेटिव इनपुट। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल इनपुट मिल रहा है, V1 और V2 मिल रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड बराबर है। जैसे मान लो 5 वोल्ट का सिग्नल मैं अप्लाई करूँ तो देखो 5 ही इसको मिलेगा और 5 ही इसको मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि इनपुट बराबर है, उसके हिसाब से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमें पता है। जो गेन होता है, गेन का फार्मूला क्या होता है, गेन का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। अब देखो इनपुट तो हमारा 5 ही है दोनों में, तो इनपुट क्या हो गया, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो 0, और हमें पता है कि किसी भी चीज़ के नीचे जब 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो गेन होता है डिफरेंशियल इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो आइडियली इनफाइनाइट होता है। लेकिन आइडियली कोई चीज़ नहीं होती है, आइडियली केवल हम समझने के लिए पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइडियली इनफाइनाइट ज़रूर हो, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा, इस कारण से आपका गेन ज़्यादा होता है। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, या यूँ कहें आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन हाई क्यों होता है, तो उसका रीज़न अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो होगा, कि क्योंकि हम डिफरेंशियल इनपुट यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से आप समझा सकते हैं जो अभी मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ये जो सर्किट बनाया है अभी, जितना सारा सर्किट हमने अभी देखा है सारा का सारा, ये प्रॉपरली काम कब करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बोथ द ट्रांजिस्टर T1 T2 मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि बीटा जो है, क्योंकि कॉमन एमीटर है ना, तो बीटा की वैल्यू इनकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी बीटा की वैल्यू 50 है तो ये भी 50 का होना चाहिए, और हर तरह से इसके साइज़, किस मटेरियल का बना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, एक जैसे ट्रांजिस्टर। और दूसरी कंडीशन, और
अब ये आइडेंटिकल किस किस एस्पेक्ट में होंगे, देखो एक ये कंडीशन है कि आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि दोनों का जो क्विशेंट करंट है वो बराबर होना चाहिए, दोनों की बीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों की जो मिनिमम जो वोल्टेज है, रिक्वायर्ड वोल्टेज है, बाइसिंग वोल्टेज जो बेस टू एमीटर, वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, दोनों के कलेक्ट रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए, और जो RE1 और RE2 है ये जो भी वैल्यू लेंगे उसका पैरेलल रिजल्ट जो है वो RE के बराबर आता है, और VCC और VE का मान भी बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये VE है और VCC, यानी कि कहने का मतलब ये माइनस VE जो दिखाया है एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये जो वाला आता है यही टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होता है। दो बैटरी नहीं यूज करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव कहलाएगा और ये नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है, और ये इनपुट यहाँ पे कनेक्ट होता है। इस तरह से ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनता है। तो जो पहला ब्लॉक था कौन सा, जो ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, देखो बैलेंस इसलिए कहा क्योंकि देखो यहाँ पे हमको बैलेंस्ड आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल इसी टर्मिनल से मिल रहा है बैलेंस्ड आउटपुट, दोनों का VC1 माइनस VC2 करेंगे तो हमें बैलेंस्ड आउटपुट मिलेगा। ड्यूल इनपुट इसलिए क्योंकि एक इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, एक इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया क्योंकि हम आउटपुट जो है उसके डिफरेंस के बराबर दोनों का ले रहे हैं, VC1 माइनस VC2। तो आपको बात समझ में आई पहले ब्लॉक की, पहले ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में याद होनी चाहिए आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स से ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट अभी सर्किट देखा है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चीज़ की सबकी डेरिवेशन है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस होने के कारण अभी यहाँ पर आपके लिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है। तो अभी हमको जस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है। तो वोल्टेज गेन जो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर पिछला सर्किट हमने देखा ना, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, उसका जो वोल्टेज गेन है वो देखो, अभी मैंने लिखा भी था V आउटपुट डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, जो दोनों इनपुट है। अब इस वाले जो इनपुट को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट, इसलिए VID यानी डिफरेंशियल इनपुट VID, तो V आउटपुट अपॉन VID, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल गेन AD दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इनपुट हो गया, ओके। तो अब जो AV जो गेन है, नॉर्मली गेन बोलते हैं AV, वोल्टेज गेन। अब ये डिफरेंशियल गेन, इसको नाम इसके साथ जुड़ जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RC डिवाइडेड बाई RE। ये RC कहाँ था, ये RC जो कलेक्टर रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया ना उसके अंदर RC वो है, वो तो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, और ये RE है, ये जो है ये जो RE है इसका फार्मूला होता है ईटा VT बाई IE। अब देखो ये इंटरनल फैक्टर है, RE जो क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल एमिटर रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, आप इस चीज़ को देखें, ईटा ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका मटेरियल कांस्टेंट होता है, जो सिलिकन के लिए इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। और आपका अगर जर्मेनियम से आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो T1 T2 है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 जर्मेनियम के केस में, ठीक है। ये मटेरियल जो भी ट्रांजिस्टर आप ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है। VT क्या होता है, VT जो होता है वो थर्मल वोल्टेज होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू 26 मिलीवोल्ट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे अगर नहीं दिया हुआ है तो आप केवल ये मान के चलें 26 मिलीवोल्ट वैल्यू होती है। और ये आई क्या है, आई जो है वो अभी पिछले सर्किट के अंदर जो एमीटर करंट था, जो नीचे की साइड फ्लो करेगा पूरे सर्किट से होते हुए, उस करंट को बोलते हैं आई। तो ये सारी वैल्यू आप रखें तो आपका जो भी वैल्यू आ रही की आएगी वो यहाँ से आ जाएगी, और RC जो बाहर जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो होता है। तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये RC किलो ओम में होता है, तो बहुत छोटी वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं किसी बड़ी उससे तो हमारा जो रिजल्ट आता है बहुत हाई आता है, इसीलिए हमारा जो गेन होता है डिफरेंशियल वो काफ़ी हाई होता है। इसका एक रीज़न हमारा जो हाई गेन होने का ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, क्या समझ में आई, वोल्टेज गेन की, ठीक है। वोल्टेज गेन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AD, इसको याद रखना RC बाई स्मॉल RE, और RE इज़ द इंटरनल फैक्टर, इट इज़ इक्वल टू ईटा VT बाई I, ओके। अब देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो उसको RID डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये होता है 2 बीटा RE। देखो 2 बीटा RE तो अभी देखा क्या है, बीटा क्या है, बीटा सिंपल जो भी ट्रांजिस्टर लेंगे उसका एक करंट गेन होता है, दैट इज बीटा। कॉमन एमीटर के केस में तो वो कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है, वो हमें जब भी ट्रांजिस्टर हम जो यूज़ करेंगे उसके ऊपर उसके साथ मेंशन होता है, ओके। दिस इज़ करंट गेन, दिस इज़ RE, ओके। ये RI का फार्मूला हो गया। अब हम और चीज़ें देखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो है आपका RO, तो RO उसको डिफरेंशियल आउटपुट रेजिस्टेंस ROD बोल दिया, और इट इज़ इक्वल टू RC, ठीक
ठीक है, वो RC के बराबर ही होगा। ये जो RC होता है इसके बराबर ही आपका जो आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट जहाँ से लेंगे वहाँ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वही आपका रेजिस्टेंस होगा। सो ये फार्मूले बिल्कुल आपको, तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो अगला ब्लॉक है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। कौन सा ब्लॉक था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? अगला ब्लॉक था ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसका सर्किट कैसा होता है? इसका सर्किट ऐसा होता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये सर्किट है। फ़र्क क्या है दोनों में? अनबैलेंस्ड में बिल्कुल सेम टू सेम है, आउटपुट केवल हम T2 से ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे केवल एक टर्मिनल से ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट। सारा सर्किट वो का वो है जैसा हमने पढ़ा था, तो अनबैलेंस इसलिए। तो सर्किट आपको समझ में आ गया, सर्किट वैसा ही है जैसा अभी हमने बैलेंस्ड वाला देखा। हल्का सा फ़र्क है कि 202 टर्मिनल से आउटपुट ना लेते हुए हम केवल एक टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हैं। तो सर्किट आपने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक देखनी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है वोल्टेज गेन, वही फार्मूला हो गया, वी आउटपुट डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 VID AD, और इसका फार्मूला RC बाई स्मॉल RE था पहले, अब 2RE। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका फार्मूला। इसके सबका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे अपन नहीं जा रहे हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अनबैलेंस्ड में जो AV का जो वैल्यू है, गेन है, जो डिफरेंशियल गेन है, दैट इज़ RC बाई 2RE। अब देखिए इसके अंदर गेन कम हो गया ना, RC बाई RE था, उसको हाफ कर दो यानी उससे आधा है फार्मूले के हिसाब से। तो आपका इसका गेन है वो कम मिलेगा आपको। ओके तो ये जो लिखा हुआ है पेंसिल से, ये एक्चुअली क्या क्या लिखा हुआ है मैंने? ये लिखा हुआ है कि RC की जो वैल्यू होती है, RC की वो होती है किलो ओम में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया कि कितने ओम का है, 100 किलो ओम का, ठीक है, 100 किलो ओम का। और जो आपका RE है वो RE बहुत कम वैल्यू का होता है, बहुत ही हल्का होता है, 10 इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। अब डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 10⁴ या 5 के बराबर मिलेगा, यानी हाई गेन मिलेगा आपको। तो जो मैंने बात कही थी कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रूव होती है। तो आगे देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 2 बीटा RE फार्मूला, ये देखिए 2 बीटा RE, वहाँ पे क्या था बीटा RE, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों फ़र्क यही है। अभी दोनों फ़र्क किस में कर रहे हैं हम? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वाले में, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम, वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आप तीन फार्मूले पिछले सर्किट के ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको। और जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए तो इन चीज़ों को डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में ज़रूर लिखें, ज़रूर सर्किट बनाएं और उसके बारे में शब्दों में जो भी चीज़ आप जानते हैं उन चीज़ों को शब्दों में पॉइंट की फॉर्म में आंसर ज़रूर दें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है, किसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है? एक एम्पलीफायर का, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो वैसा ही रहेगा जैसा होता है। कैसा होता है? अभी जैसा आप देखेंगे वैसा मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का है कि अगर आप ड्रॉ करते हैं गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आपका ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा, यानी इनिशियली आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है ये इसको 3 dB पॉइंट बोलते हैं एक्चुअली। ये जो अगर ए है तो ये a/√2 आता है, a/√2 पॉइंट होता है। और इसके सापेक्ष अगर हम कोई पॉइंट ग्राफ में ऐसे खींचे तो यहाँ जो बिंदु आता है उस बिंदु से जब ये ग्राफ को हम नीचे पॉइंट आउट करें, ये जो फ्रीक्वेंसी आती है ये इसका बैंडविड्थ आ जाती है। तो प्रैक्टिकल भी हम ऐसे ही करते हैं। प्रैक्टिकल में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे अलग अलग आउटपुट लेते हैं और गेन निकालते हैं और ऐसा ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है? किसी भी एम्पलीफायर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कहते हैं। और उसका जो वो दिखता कैसा है? कुछ इस तरह का दिखता है जैसा आपको अभी ये दिख रहा है। अब ये देखो जीरो से चालू किया हुआ, जीरो से इसलिए चालू हुआ क्योंकि जो डायरेक्ट कपलिंग हमने इसमें स्कीम यूज़ की गई है। अब एक कपलिंग वगैरह क्या होता है, ये EL 301 में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग, जब दो BJTs को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको कई तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर डायरेक्टली एक वायर से जोड़ दिया तो उसको डायरेक्ट कपलिंग कहा जाता है। इसलिए जब 0 डिग्री फ्रीक्वेंसी थी उस पर भी आपको आउटपुट मिला है, ठीक है, आप वहाँ जानेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कपलिंग यूज़ करी है, इसलिए हमको आउटपुट 0 डिग्री पे भी मिला है, इसलिए इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है। इसका कारण, कोई पूछे आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा क्यों है, उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि हम डायरेक्ट कपलिंग यूज़ कर रहे हैं। द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL बिकम्स 0 एंड द बैंडविड्थ इज एक्सटेंडेड इनटू लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द ओवरऑल बैंडविड्थ ऑफ द ऑप एम्प इज हाई। देखो ये FH है, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 है। मान लो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ होती है FL, ठीक है,
अब बैंडविड्थ आपकी कम होती है कि ज़्यादा होती है ये हम भी बता सकते हैं कि अगर आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता, ठीक है, इसको भूल जाइए ये वाली लाइन को, आपका ग्राफ ये होता तो आपकी बैंडविड्थ यहाँ से चालू होती, यहाँ से भी नीचे चालू होती, बल्कि ये जो डॉटेड पॉइंट है या 3 dB वाला यहाँ से चालू होती, ये यहाँ से, तो आपकी बैंडविड्थ ऑब्वियसली कम हो जाती। तो क्योंकि ये 0 से चालू हो रही है तो आपकी बैंडविड्थ ये जो एक्स्ट्रा आई है ये जुड़ जाएगी और आपको हाई बैंडविड्थ प्राप्त होगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो गेन है, जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका आंसर यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब जो इसका आखिरी से पहले वाला जो ब्लॉक डायग्राम है दैट इज़ लेवल शिफ्टर। देखिए लेवल शिफ्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेवल शिफ्टर क्या काम करता है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम में। देखो बात यह है कि अभी तक जो हमने बात सीखी है वो बात ये सीखी है कि जो इसका जो गेन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब गेन ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है, सिग्नल के साथ साथ जो नॉइज़ है तो नॉइज़ भी आएगी। अब नॉइज़ को भी उतना ही गेन मिलेगा जितना सिग्नल को मिलेगा, तो वो भी एम्पलीफाई होगी और एम्पलीफाई होकर वो आउटपुट पे आपको मिलेगी। और आउटपुट पे अगर नॉइज़ एम्पलीफाई होकर आपको मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो होगा क्या उससे, तो ये जो नॉइज़ होती है ये जो डीसी नॉइज़ ऐड होती है इसको हमको हटाना होता है और इसको हटाने के लिए ही हम इस सर्किट का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लेवल शिफ्टर। अब लेवल शिफ्टर एक्चुअली है क्या, जस्ट कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन है, दिस इज सीसीसी कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन है। देखिए आउटपुट कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से। तो इसके इनपुट पे हमको क्या मिलेगा, नॉइज़ प्लस जो हमारा एसी सिग्नल है। ओके, अब इसको हटाना है तो होगा क्या, देखो ये एमीटर फॉलोवर है, ठीक है, एमीटर फॉलोवर सर्किट भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोवर, कॉमन कलेक्टर सर्किट को एमीटर फॉलोवर या यूनिट गेन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं एमीटर फॉलोवर आपने पढ़ा होगा शायद या पढ़ेंगे जो भी है, ये एमीटर फॉलोवर सर्किट इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ये केवल एसी नेचर का होगा। किसका नेचर होगा, एसी का। अब डीसी नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है, अभी डीसी यहाँ फिल्टर आउट हो जाती है। कैसे हो जाती है वो आप बीजेटी का वर्किंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर अगर आपने कोई आपका जो इनपुट है कोई ऐसा इनपुट है, ठीक है, इसमें कोई डीसी नॉइज़ ऐड हो गई है तो ये जो डीसी है ये फिल्टर आउट हो जाएगी, केवल आपको ये ऐसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हमको यही चाहिए, मेरा सिग्नल ही चाहिए मुझे एम्पलीफाई होके, तो ये इसी एम्पलीट्यूड का होगा क्योंकि ये जो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन है इसका जो गेन होता है वोल्टेज गेन वो यूनिट होता है, 1 होता है, लगभग यूनिट के बराबर ही होता है। तो ये लेवल शिफ्टर, ये लेवल इसने शिफ्ट कर दिया बट डीसी को हटा दिया। तो लेवल शिफ्टर क्या काम करता है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आप बता सकते हैं कि लेवल शिफ्टर एक कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन होती है जिसमें जो डीसी नॉइज़ होती है, डीसी नॉइज़ को फिल्टर करने का काम करते हैं और इसके कारण जो अनवांटेड नॉइजेज सर्किट में ऐड होती है उनको आउटपुट पर पहुंचने से रोका जा सकता है। तो ये आप बात समझ गए। ये जो यहाँ पर आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है ये यही बातें हैं कि सिंस बोथ ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ एम्पलीफायर हैज़ हाई गेन सो ए स्मॉल डीसी नॉइज एट द input may also be amplified. By this means there may be some noise at the output. To reduce this noise we use a level shifter circuit in operational amplifier। ये पेंसिल से लिखा था इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहा। तो ये बात हुई आपके लेवल शिफ्टर की। अब देखिए सारे सर्किट हमने पढ़ लिए, अब क्या है लास्ट वाला सर्किट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। अब ये पावर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है ये आप EL 301 में पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता भी देता हूँ पावर एम्पलीफायर क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है पावर एम्पलीफायर कि देखो यहाँ से तो आपको वोल्टेज एम्पलीफायर ही हमने यूज़ करें सर्किट के अंदर, लेकिन जो आउट सिग्नल अब एम्पलीफाई होकर आपको मिला उसकी जो पावर रेटिंग्स है, उसकी जो करंट एंड वोल्टेज दोनों को वो उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी लोड को चला सके, ठीक है। तो किसी लोड को चलाने के लिए जो सिग्नल होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों का हाई होना ज़रूरी है। तो उसकी जो पावर रेटिंग्स है उनको बढ़ाने के लिए हम पावर एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं और ये पावर एम्पलीफायर का एक टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, इसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता है और हमें अच्छा आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये आपका लेवल शिफ्टर हुआ। अब देखिए हमने सारे सर्किट पढ़ लिए, हमने दोनों डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ लिए, लेवल शिफ्टर पढ़ लिया, पावर एम्पलीफायर के बारे में भी जान लिया, उसका सर्किट कैसा बन के टोटल आएगा हमारे पास उसको हम देख लेते हैं अभी। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको मिलेगा, ये सर्किट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सिंपल वही हमने काम किया है। ये हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, सॉरी ये हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है,
तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये है, दूसरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये है, ये हमारा लेवल शिफ्टर है, और ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर वो है। दिख नहीं रहा होगा, अगले लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे। आप केवल यहाँ तक देखिए, लेवल शिफ्टर तक, और जो ये रिजल्टेंट सर्किट है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।